ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कर दो, इसको ऑन कर दिया। अच्छा, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट ये दूसरा है, और तीसरा था तुम्हारा क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अलाउंसेज होगा। यस, अलाउंस। तुम आपस में डिस्कस तुम लोग नहीं किए हो, नहीं तो डिस्कस करते तो तुम लोग अपने में भी बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब इसमें मिल जाता। एक बात मान के चलो, यू ऑल आर फॉर्चुनेट बिकॉज एटलीस्ट 3, 6, 9, 6, 4, 10, 4, 14, 15 बच्चे एक साथ 10th के हैं, तो अपने आप में एक क्लास है, और तुम लोग हॉस्टल में रह रहे हो, आपस में भी बहुत बात डिस्कस किया करो, ठीक है ना। उससे भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जब पूछे हो तो प्लानिंग कमीशन के बारे में एकदम से ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यह है कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस 51 में बन गया, 50 से शुरू हुआ, 51 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसका मेन काम रखा गया था, ये भारत सरकार, देखो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव जानेंगे तो इसकी शुरुआत करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, ये जो हम पढ़ाए थे पहले रिकॉर्डेड क्लास, उसमें बतलाए हुए हैं, समझे। ठीक है, देखो इकोनॉमी 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है ना, हम बतला चुके हैं ये सब। एक होता है जिसको बोलते हैं प्लान्ड या और कमांडेड और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा होता है ओपन और कैपिटल इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों हम बतला चुके हैं, और इसका फीचर्स भी हम लिख दिए थे। अगर पीछे का रिकॉर्ड क्लास होगा तो उसको तुम लोग देखना, ठीक है। ये प्लान और कमांड और क्लोज इकोनॉमी मोस्टली कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है। अ कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी एंड विच रन अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। दैट कंट्री फॉलो प्लान और कमांड और क्लोज इकोनॉमी। इसमें होता क्या है कि इसमें सारे रिसोर्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एवरीवन इज डूइंग फॉर द स्टेट, ठीक है। एंड स्टेट्स प्राइमरी ड्यूटीज इज प्रोवाइड टू अलाउंसेज और अदर फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू नीड। इसका प्रिंसिपल ही होता है वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू नीड। वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और सैलरी अकॉर्डिंग टू नीड। अगर कोई इंजीनियर है और वो अकेले है, शादी विवाह नहीं किया, उसके माँ बाप भी अब नहीं, तो उसकी सैलरी सबसे कम होगी, क्या समझे। लेकिन उसको काम करना है इंजीनियर का है। लेकिन कोई आदमी है छोटे पद पर है और उसकी फैमिली बड़ी है, तो उसकी सैलरी अधिक होगी। मतलब उस कंट्री में सब कुछ पब्लिक सेक्टर हुआ। पब्लिक सेक्टर समझते हो ना, सब कुछ क्या हुआ, पब्लिक। इवन खेती भी पब्लिक सेक्टर में चलता है, ये समझ में आया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट में इसको इकोनॉमी मानता ही नहीं, लेकिन सब नहीं जान रहे हैं। हाँ।
ओपन और जो कैपिटल इकोनॉमी है, इसमें सरकार अपने जिम्मे कुछ रखती ही नहीं है। सरकार अपने जिम्मे कुछ रखती ही नहीं है। सरकार 2-3 काम रखती है, आपको चलने के लिए, रहने के लिए सुरक्षा देगी और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। इसके अलावा सब कुछ आपको खुद करना है। ठीक है, बिजनेस करना, नौकरी करना, ये सब आपके बूते की बात है। सरकार आपको कुछ नहीं करके देगी। यहाँ क्या होता है, ओपन इकोनॉमी होता है और कैपिटल इकोनॉमी होता है। ठीक है, भारत ने इस दोनों के मेरिट्स को फॉलो करते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तैयार किया। कौन से इकोनॉमी का? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखोगे कि सरकार ने बड़े बड़े कुछ इंडस्ट्रीज खोले, लेकिन छोटे छोटे लेवल पर लोगों को अलाउ किया टू ओपन द इंडस्ट्रीज और टू स्टार्ट देयर बिजनेस। जैसे भारत में देखोगे कि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा बंगाल में जूट इंडस्ट्री, जूट का बोगी, बैग, बोरी बनाने वाला सब, और भी बहुत तरह के इंडस्ट्री लगाए गए जो लोग अपने लगाए। लेकिन भेल और सेल जैसा इंडस्ट्री किसने लगाया? बाल्को के अलावे तुमको बतलावे, ये जो है जो पूरे बंगाल और झारखंड को बिजली देता है, क्या नाम है, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। बात समझ में आई? ये सरकार ने इतने बड़े तो कोई खोल नहीं सकता था, तो सरकार ने खुद चलाया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत जो पैटर्न है भारत के इकोनॉमी का, वो सोशियलिस्टिक अप्रोच का है। कैसा अप्रोच है? सोशियलिस्टिक का है कि सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट रन करेगी अकॉर्डिंग टू एडवाइस, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एडवाइस या अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट। बात समझ में आई? तो भारत के विकास के लिए, फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्रयासों से भारत में एक प्लानिंग कमीशन बना। ये एक मिनट, इसको साफ कर दें। भारत में प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, ये सबसे पहले इसका स्टेटस क्या है? ठीक है, तो इसका स्टेटस है, इट्स स्टेटस is as advisory commission which advise the government about डेवलपमेंट। ये समझ में आया? ये कौन सी बॉडी है? एडवाइजरी, मतलब ये कोई चीज़ अपने से कर नहीं सकता है, ये अपने से कोई चीज़ कर नहीं, मतलब ये आपको क्या करेगा? एडवाइस करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। इवन इसको किसी ऑफिस के चपरासी को भी हटाने का पावर नहीं है। ये कमीशन, आयोग है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको किसी जो वर्किंग क्लास में किसी जो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है उसको भी हटाने, उसको हटाने की अनुशंसा कर सकता है। बात समझ में आई? ये समझ में आया? अब प्लानिंग कमीशन ही भारत में सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन होता है
वो होता है 5 ईयर प्लान बनाना। क्या बनाना? 5 ईयर प्लान, जिसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हो। सुने हो ना पंचवर्षीय योजना? है अभी कहाँ, हम आप प्लानिंग कमीशन पर है तो नीति आयोग पर से ले। ये 5 ईयर प्लान बनाता है 5 साल के लिए, कि भारत में अब इस जब 5 ईयर प्लान पर आते हैं और प्लानिंग कमीशन में, तो एक बात यह भी समझ लेना चाहिए यहीं पर कि बजट जो होता है वो 3 तरह का बनता है। बजट को क्या डिफाइन करेंगे? ये स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के आय व्यय का जो लिखित ब्यौरा होता है वो क्या होता है? बजट होता है। बजट 3 तरह का भारत में बनता है। जो सबसे पहला है वो है एनुअल बजट। क्या है? एनुअल बजट। दूसरा है 5 ईयर प्लान, और तीसरा है पर्सपेक्टिव बजट। ठीक है, तो एनुअल बजट कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। 5 ईयर प्लान 5 साल के लिए, और पर्सपेक्टिव बजट 20 ईयर्स के लिए। बात समझ में आया? तो प्लानिंग का 1 ईयर जो है, 1 ईयर बजट, एनुअल बजट जिसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जैसे अभी एनुअल बजट का ईयर चल रहा है 2020-21, ये है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाने का काम किसका है? प्लानिंग कमीशन का, कि पूरे 5 साल में डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट होंगे और उसके लिए पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, उसकी भी व्यवस्था पूरी करना। व्यवस्था माने वो क्या करेगा? एडवाइस देगा कि ऐसे ऐसे व्यवस्था आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप खर्च कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और पर्सपेक्टिव प्लान 20 साल के लिए बनता है, ये सबसे लॉन्ग ईयर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया है? अब आ जाओ कि इस प्लानिंग कमीशन के जो ऑफिशियल हेड है वो, इसका सबसे ऊपर में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होता है वो है चेयरमैन। कौन? चेयरमैन। और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। और तीसरा में आता है मेंबर। ये समझ में आया? है? अब जो चेयरमैन इसका होगा, किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तुम्हारे तरह ये सब जब मैं पहली बार परीक्षा देने गया था, ये क्लास 10th पास करके तुम्ही लोगों की तरह परीक्षा दिया और रिजल्ट निकल गया था। हाँ, रिजल्ट निकल गया था, एडमिशन नहीं हुआ था इंटरव्यू। और नेवी की हम परीक्षा देने गए थे, तो उसमें पूछा था 2 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। जीके में एक पूछा था यही, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, और जो दूसरा पूछा था इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, उसमें पूछा था कि भाई जो तुरंत जिसमें आग लग जाए उसको क्या बोलेंगे? हाईली इन्फ्लेमेबल बोलते हैं उसको ना, इन्फ्लेमेबल। मुझे याद है, और दोनों हमने सही लिखा था, इसीलिए सब और भी सारे क्वेश्चन था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन याद है अभी भी। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई ना कोई तो चेयरमैन होगा, लेकिन इसका कोई चेयरमैन नहीं होता है। इसका चेयरमैन पीएम होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर। इसका स्टेटस पहले सुनो ना, कॉपी में लिखले रह जाता है, याद नहीं कर पाता है बच्चा। जो कह रहे हैं उसको दिमाग में घुसाओ। इसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन बनता नहीं है, उसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो, EX-OFFICIO, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि जैसे हम मान लो
पहले हमारा उदाहरण ठीक नहीं बैठेगा। जो भी आदमी भारत का प्रधानमंत्री ABCD बन जाएगा, वो बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इसका चेयरमैन भी हो जाता है भारत में। अच्छा, जो अथी है, भारत का परमाणु आयोग है, उसका भी अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री, ये भी याद रखना, एक्स ऑफिसियो बोलते हैं उसको। बात समझ में आई है? समझ में आई? और उसके तो प्रधानमंत्री तो एक दिन भी झांकने नहीं आता है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी कौन हो जाता है? डिप्टी चेयरमैन। इसका अपॉइंटमेंट होता है, इसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और मेंबर्स, उसमें कोशिश यह किया जाता है जो देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, इकोनॉमी को समझने वाला हो, उसको अपॉइंट किया जाता है डिप्टी चेयरमैन में। और मेंबर्स में भी उसी को किया जाता है। मेंबर 3 होते थे उसके। इतना समझ में आया? उसका फंक्शन समझ में आ गया? समझ में आया? और कुछ समझना है? चलो अब आ जाओ, उसी को गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? इस प्लानिंग कमीशन को एबोलिस्ट कर दिया। क्या किया? एबोलिस्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी के जगह पर ले आया क्या? नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? बतलाए हुए हैं, भूल जाता है तो। नीति आयोग का, नीति आयोग को लोग समझने का कोशिश नहीं करता है। जो नीति मतलब हिंदी की जो नीति है, पॉलिसी, ये कोई नाम है, ये कोई नाम नहीं है, ये एब्रीविएशन है। NITI, नीति आयोग। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब प्लानिंग कमीशन को हटा करके और क्या ले आया? नीति आयोग। इसका भी टोटल एक्टिविटी वैसे ही है, ये भी एडवाइजरी है, इसमें भी उसी तरह चेयरमैन, अभी इसका जो चेयरमैन है, प्रधानमंत्री को भी रखा है इसमें। इसका जो सबसे अभी पावरफुल ऑफिशियल पदाधिकारी है, वो डिप्टी चेयरमैन जिसको बोलते हैं, वो राजीव कुमार है ना, है डॉक्टर राजीव कुमार है। तो अभी भी इसमें इसी तरह मेंबर होता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को एबॉलिस्ट कर दिया गया। बात समझ में आई है? चलो अब जो लिखना है लिख लो, ठीक। अब तीसरा टर्म पूछा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा क्वेश्चन यही था ना, है? हाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर मेंबर में मतलब 3 गो आप लिखे हैं, तो 3 गो में मतलब 3 गो क्या क्या हुआ? कोई हो सकता है, इकोनॉमिस्ट जिसको सरकार अपॉइंट कर दे। हाँ, लेकिन वो डिप्टी चेयरमैन के अंदर ही। हाँ, डिप्टी चेयरमैन के अंदर है ना। नीति आयोग किस तरह से डिपार्टमेंट क्रिएट करें? नीति आयोग एडवाइजरी है, एडवाइस देता है ये। अभी तो बीच में कुछ दिनों ऐसा स्थिति रहा कि इसके नीति आयोग के चेयरमैन भी बदलते चलेंगे। लोग उसका बात मानने के लिए तैयार नहीं था और उसमें से भागने सरकार तो जिद्दी सरकार है, अपने मन से चलती है, तो सब पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे RBI का गवर्नर सब धनाधन इस्तीफा दिया था, उसी तरह ये सब भी इस्तीफा दिया। अभी इनके मनपसंद के आदमी हैं राजीव कुमार, यस मैन है, इसीलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। बात समझ में आई है? तो ये है। कुछ और बात दिमाग में आया था जो बतलाना था, लेकिन मैं बतला नहीं पा रहा हूँ, भूल गया। तुम कुछ पूछे थे, उसी पर कोई बात दिमाग में आया था, लेकिन बात दिमाग से स्लिप कर गई। तो ये समझ में आ गया, प्लानिंग कमीशन छोड़ो, नीति आयोग। अब ये आ जाओ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। कल भी तो बतलाए थे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कौन है? पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर को सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। कल बतलाया था ना, क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट है। आज सब कुछ सरकार समाप्त करते जा रही है। हम लोग जब पढ़ रहे थे
उस समय कुछ लड़के तैयारी करते थे गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड तुम्हारे पिताजी भी होंगे, हम ही लोगों के बैच में होंगे, वो लोग भी तैयारी करते रहे होंगे। गुड्स गार्ड ट्रेन में होता है। ट्रेन के बॉगी में सबसे पीछे एक बॉगी होता है छोटा सा, खाली उसमें उज्जर कलर का पैंट शर्ट पहन के देखते हो एक आदमी बैठा रहता है। वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। रिस्पॉन्सिबल जॉब है मतलब पूरे ट्रेन का वो एक तरह से कमांडर होता है। प्रत्येक थोड़े थोड़े दूरी पर नोट देखते हो, तुम लोगों को भी आश्चर्य लगेगा कि भर दिन लिखता क्या रहता है। प्रत्येक कुछ दूरी पर वो लिखेगा कि ट्रेन का भी स्पीड कितना है, ठीक है, ट्रेन कहाँ कहाँ रुकी, कहाँ कहाँ वैक्यूम हुआ, और उसमें जो गुड्स लगा अटैच रहता है माल सब, उसका पूरा चाबी उसी के पास होता है, इसीलिए उसको गुड्स गार्ड बोला जाता है। उसकी सैलरी स्टेशन मास्टर से अधिक होती है, ASM से, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो प्लेटफॉर्म पर होता है उससे। तो अब तो सरकार, अब प्रत्येक ट्रेन में एक एक गुड्स गार्ड चाहिए ना, है। अब सरकार ने उसको भी हटा रहा है। अब प्रत्येक ट्रेन में एक ऑटोमेटिव सिस्टम लगा रहा है। एक तो ट्रेनें प्राइवेटाइज होते जा रहा है। हमको तो, बेटा को भी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं, तुम लोगों को भी कह रहे हैं, हमको डर लगता रहता है कि आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का स्प्रेडिंग हो रहा है, क्या होगा, कहाँ जाएंगे बच्चे। सब कोई दुकानें नहीं ना खोलेगा जी। अब प्राइवेट सेक्टर तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज़्म को अपना रहा है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। कहाँ जाएगा। एक रेल में आज से 30 साल 40 साल पहले, कल ही बतलाए थे कि एक कारपेंटर तक की बहाली होती थी, क्या बोलते हैं, बिल्डर की बहाली होती थी, बिल्डिंग करने वाले की, उसकी सैलरी थी, आफ्टर रिटायरमेंट वो पेंशन मिलता था उसको। प्लेटफॉर्म पर टोटल काम राजमिस्त्री से लेबर तक का वो करता था। आज क्या हो रहा है, कहीं नहीं बहाली हो रही है, कुछ नहीं, सब सरकार खा गया। अब वो गुड्स गार्ड भी समाप्त हो रहा है, सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, आउटसोर्सिंग पर दे देगा। तो तब तो कोई एक आदमी आउटसोर्सिंग का एजेंसी चलाएगा और उसके अंदर अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो होगा उसके नौकर की तरह रहेगा, नहीं रहेगा। क्या होगा बने, बिल्कुल हम तो डर जाते हैं। इसलिए तुम लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो रिसोर्स हो उसका केयर करो। क्या करो, हाँ, फिजूल खर्ची नहीं करना। फिजूल खर्ची एक आदत होती है, आदत इसको लग जाएगी, जहाँ जाएगा उन्हें खाने के जुगाड़ में रहेंगे। अपने जोर में पैसा नहीं है तो दूसरे को पकड़ेंगे, कुछ नाश्ता करो, हो निकलो। ये सब बात ठीक नहीं है, समझे। बहुत मुश्किल स्थिति होने वाला है एम्प्लॉयमेंट के ख्याल से, खास करके सब प्राइवेटाइज होते जा रहा है और पॉपुलेशन का रेशियो उसी तरह बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम लोग जो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा रहे थे उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर का सब, एक रेल लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, है। एक एयरपोर्ट पर, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन कहते हैं, उसमें हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट था। वो सब अंडर द गवर्नमेंट था, ऑर्गेनाइज सेक्टर था। लेकिन आज क्या हो गया, पूरे जो एविएशन सिस्टम है वो प्राइवेटाइज। एकमात्र सरकार की एजेंसी रह गई है, कौन, एयर इंडिया। एयर इंडिया भी बिक रहा है, उसका कोई दामे लगाने वाला इतना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डेप्ट में है, मतलब कर्ज में डूबा हुआ है। कौन, एयर इंडिया। तो जो आदमी खरीदेगा पहले उतना कर्जा चुकाएगा, उसके बाद में खरीदेगा। तो कोई उसका खरीदारे नहीं मिल रहा है, किसका, एयर इंडिया का। ये हालात है। जितना एयरपोर्ट है वो सब के सब बिक चुके हैं। कोई एयरपोर्ट सरकार के पास, हाँ, वही एयरपोर्ट अब सरकार के पास है जिसको कोई खरीदने वाला नहीं है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब वाला। नहीं तो दिल्ली, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन है या जो बड़े जगह हैं, उसमें जितने एयरपोर्ट हैं दे ऑल आर सोल्ड, सब बिक चुके हैं। सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप ने खरीद रखा है। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है अडानी ग्रुप।
कहता है लोग कि मोदी साहब की डायरेक्ट उससे डील होती है। ठीक है, मतलब वहाँ एक चाय के स्टॉल से लेकर के और जो भी एक स्वीपर से लेकर के पूरा उसी के अंदर में है। वो अपना वहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी रखे हुए, बहुत लो पेड स्टाफ रखता है। आज से 40 साल या 50 साल पहले जिसके घर की लड़कियाँ, जिसके घर की बेटियाँ, जिस लड़के की बहन एयर होस्टेस में सेलेक्ट हो जाती थी, वो पूरे एरिया में प्राउड का विषय माना जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो माना जाता था कि जितनी इंटेलिजेंट होगी उतनी ही अधिक स्मार्ट होगी। लेकिन अभी जाकर के देखो, जो एयर होस्टेस में है उसका हालत कितना खराब है, सुसाइड कर रहा है सब। कम पेड, लो पेड स्टाफ है तो अच्छे लोग भी नहीं जा रहे हैं। अब वो प्रतिष्ठा भी नहीं रही उसकी। क्या समझे हैं? पद और पैसा से भी प्रतिष्ठा, किसी पद के अनुकूल अगर पैसा नहीं है तो वो भी प्रतिष्ठा नहीं। जैसे प्रमोशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पॉपुलर वर्ड है प्रमोशन, पदोन्नति। तो पदोन्नति का, प्रमोशन का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी में वृद्धि, लेकिन सैलरी में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अभी तो देख लो क्या हालत है, जिम्मेदारी में वृद्धि हो रही है, सैलरी में कहीं कोई वृद्धि नहीं है। उससे प्रतिष्ठा घटी है, पदों की भी प्रतिष्ठा घटी है। अभी ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अभी जो है, उसमें अखबार पढ़ो तो पता चलेगा सप्ताह में पूरे बिहार में कितने ब्लॉक हैं बतलाओ तो। टोटल प्रखंड कितना है? 534 है, 534। उसमें 5-10 को वीडियो डेली पिटाता है, सर टूट फटता है उसका, लत्तम जुत्तम थपरे थुपरी सब मारता है। 534 है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस विभाग वीडियो पहले जिस पद पर जिस अनुकूल बनाता था उसको हटा ही दिए, अब वो आरडीओ के अंदर में कर दिया, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसको अधिकार नहीं है, मतलब थाना का दरोगा उसे अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानता है, वो डेली पिटाता है। बात समझ में आई? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, लिखो, हाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर contribute role in the generation of employment लिखो, the organized sector is treated as backbone of Indian economy because it's provide, नंबर 1 में लिखो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दूसरा लिखो, गुड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट and
and always opportunity to develop the personality. ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे इसकी खासियत ये है, सबसे जो लास्ट में लिखा है, बहुत सारे लोग जो मिलिट्री में सोल्जर में बहाल हो जाता है, एयरफोर्स में सोल्जर में सिपाही में बहाल हो जाता है, लेकिन वहाँ जाकर के अंदर में फिर वो कमीशन कंप्लीट करके और ऑफिसर हो जाता है। ठीक है। बहुत सारा लड़का है जो इंटेलिजेंट है, वो क्लर्क में बहाल होता है और नौकरी करते हुए यूपीएससी कर जाता है। ठीक है। हमारा एक परिचित लड़का था, हालांकि वो लड़का तो फिर मालूम नहीं उसका बैड लक था या क्या था, जितना हाईली वो ग्रोथ हुआ उतना ही वो तेज़ी से समाप्ति भी हुआ। वो एकदम सीआरपी में नौकरी करने के लिए लालायित रहता था। ठीक है। इंटरमीडिएट किया और चला गया सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ में गया और सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए वो बैंकिंग में पीओ निकाला बैंक में, और केनरा बैंक में ब्रांच मैनेजर हो गया, और फिर ब्रांच मैनेजर रहते हुए ही ट्रिप पर गया था समुद्र किनारे घूमने, वहीं डूब गए, शादी भी नहीं हुई। खैर, ये स्टोरी बतलाने का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें इस बात का चांसेस होता है कि आदमी अपने क्वालिटी को और इन्हांस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। पद बड़ा बड़ा दे देगा, छोटो आदमी कहेगा जी मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डायरेक्टर है, ये एग्जीक्यूट, भाई दरमाहा कितना है? तो दरमाहा बहुत कम है। ठीक है। तीसरा पूछे हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज दो तरह से पॉपुलर है भारत में। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा बहुत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ ये अलाउंस शुरू किया था कि अगर कोई ग्रेजुएट है और उसको अभी नौकरी नहीं मिली है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिलेगा, तो उसको कुछ 100-150 रुपये महीना के हिसाब से मिलता था। ठीक है। लेकिन वो उतना पॉपुलर टर्म नहीं हुआ। हम लोगों का जो कंसर्न है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का पोस्ट मनरेगा, प्री मनरेगा नहीं। कौन सा है? पोस्ट मनरेगा। तो पोस्ट मनरेगा में जो उस दिन बतलाए थे कि राइट टू वर्क के अंदर में मनरेगा है, तो वो राइट टू वर्क गारंटी देता है कि इफ गवर्नमेंट इज प्रूवन टू फेल्योर द एम्प्लॉयमेंट टू अ फैमिली, then in this condition or situation the government will provide unemployment allowance। मतलब सरकार अगर काम नहीं दी तो ये सरकार की कमजोरी है, तो सरकार तो काम नहीं दी तो दरमाहा नहीं देगी, ऐसा नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज देना ही होगा। ठीक है। अब इसमें और कुछ पूछना है कर दो।